एक्सपर्ट्स डोनाल्ड ट्रंप को एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम बिजनेसमैन मानते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी ट्रंप की विदेश नीति एक बिजनेस मॉडल की तरह नजर आती है। वो जो करते हैं उसके केंद्र में मुनाफा छिपा होता है। लंबी बातचीत और रुक रुक कर बरसते बारूद के बाद अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय एमओयू पर सहमति बन चुकी है, जिसके बाद फाइनल समझौते के लिए 60 दिन तक बातचीत होगी। लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा शांति नहीं बल्कि युद्ध है, और इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप की वो धमकी है जिसके पीछे अरब से 20% टैक्स वसूलने की साजिश छिपी है। कैसे ट्रंप 60 दिन बाद अरब देशों से मोटी रकम वसूलने की तैयारी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, अगर अंतिम समझौते पर 60 दिन में बात नहीं बनी तो अमेरिका ईरान पर सैन्य हमले दोबारा शुरू कर देगा। ट्रंप अरब की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथों में लेंगे। अमेरिका अरब का रक्षक बनेगा, लेकिन इसके बदले 20% रक्षा कर वसूला जाएगा। पश्चिम एशिया में मौजूद देशों के कुल राजस्व का करीब $1 ट्रिलियन तेल और गैस बेचकर आता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर इसी राजस्व पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो वो अरब देशों की रक्षा के बदले तेल राजस्व का 20% टैक्स के रूप में ले लेंगे। यानी सुरक्षा जो है उस मामले में अमेरिका कुछ आगे बढ़कर फैसले ले सकता है। अमेरिका सुरक्षा के बदले $200 अरब अरब के देशों से वसूलेगा। ये रकम कितनी बड़ी है इसे अब आप समझिए। 2026 के लिए अमेरिका का रक्षा बजट $892 बिलियन रखा गया, जिसमें से पश्चिम एशिया से ट्रंप $200 अरब वसूलने की बात कह रहे हैं, जो उनके कुल रक्षा बजट का करीब 23% हिस्सा है, यानी करीब करीब 1/4। 40 दिन की जंग के दौरान अमेरिका को लगभग $69 बिलियन का नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए अमेरिकी सेना संघर्ष कर रही है। ट्रंप 20% टैक्स वसूली के जरिए अगर $200 अरब अरब से वसूलते हैं तो इस घाटे को पूरा करना अमेरिकी सेना को बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सिर्फ इसी रकम से अमेरिकी सेना 80 दिन जंग लड़ने का गोला बारूद भी खरीद सकती है, जिसमें नंबर 1 है परमाणु कार्यक्रम, नंबर 2 ईरान पर लागू प्रतिबंध, नंबर 3 ईरान की आर्थिक पुनर्निर्माण योजना, जिसके लिए कम से कम $300 अरब के बजट की बात कही गई। दरअसल 14 सूत्रीय एमओयू के मुताबिक सहमति बनी है कि हॉर्मुज से अमेरिका नाकाबंदी हटाएगा। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा, यानी हॉर्मुज में 28 फरवरी से पहले वाली स्थिति बनेगी। जहाज आसानी से आ जा पाएंगे। देखिए, 14 सूत्रीय एमओयू के मुताबिक हॉर्मुज और फ्री संपत्ति पर सहमति तो बन चुकी है, लेकिन संशय अब भी बरकरार है, और इसकी वजह है दोनों तरफ से हो रहे दावे और सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स। ईरान की माने तो ईरान की तरफ से हस्ताक्षर होते ही अमेरिका ईरान के $12 बिलियन की संपत्ति को बहाल करेगा, यानी इसे वार्ता शुरू होने से पहले ही ईरान को सौंप दिया जाएगा। वहीं अमेरिका क्या दावा कर रहा है? अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो ये कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही है कि ये बात गलत है, यानी इसका खंडन हो रहा है। दावा है कि बातचीत शुरू होने से पहले कोई फ्री संपत्ति बहाल नहीं की जाएगी। ईरान के इन दावों का मनगढ़ंत उसे करार दिया जा रहा है। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। IRIB का यह दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को भविष्य में ईरान और ओमान मिलकर नियंत्रित करेंगे। ये ईरान की तरफ से जानकारी आ रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ साफ कह चुके हैं हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया गया है और वो हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे 28 फरवरी से पहले था। दरअसल हॉर्मुज की खाड़ी में बारूद बरसने ही वाला था। जिनेवा से एक बड़ी खबर इस दरमियान आई। अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे एक ऐसी डील तैयार हुई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। पाकिस्तान, कतर और ओमान की गारंटी पर 60 दिनों के युद्ध विराम का रास्ता तो साफ दिख रहा है, लेकिन पेच अभी भी ट्रंप और मुश्तबा खामेनेई के बीच यूरेनियम सरेंडर को लेकर फंसा हुआ है। क्या शुक्रवार को इस समझौते पर फाइनल मोहर लग जाएगी या ट्रंप एक बार फिर यू टर्न लेंगे? अब खाड़ी का भविष्य मुश्तबा और ट्रंप की कूटनीति पर टिका हुआ है। इसके लिए अमेरिका, ईरान के अलावा पाकिस्तान, कतर, ओमान और स्विट्जरलैंड की भूमिका सबसे अहम रहने वाली। हालांकि ईरान और अमेरिका समझौते में 2 पार्टी हैं, जबकि बाकी 4 देश मध्यस्थ की भूमिका में। आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं एमओयू की इनसाइड स्टोरी। कैसे 4 देशों ने ईरान को गारंटी देकर समझौते की नींव रखी। पाकिस्तान ने समाधान की पहली कोशिश की थी।
हालांकि इस्लामाबाद वार्ता फेल हुई, फिर भी पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर डटा रहा। सीज फायर का पहला ड्राफ्ट बनाया गया, उसकी जानकारी पाकिस्तान को भी थी और इस दौरान पाकिस्तान लगातार अमेरिका ईरान के संपर्क में रहा। दूसरा देश ओमान, जिसने ईरान को समझौते के लिए तैयार किया। ओमान ने होर्मुज मुद्दे को लेकर मध्यस्थता निभाई। ओमान ने ईरान के साथ मिलकर ड्राफ्ट बनाया। ओमान की वजह से ही होर्मुज में 60 दिन के लिए हमले रोके जा सकते हैं। तीसरा देश है कतर, जिसने अमेरिका को इसके लिए तैयार किया। मस्कट के जरिए बातचीत लगातार की गई। कतर ने अमेरिका को ईरान की संपत्ति मुक्त करने के लिए तैयार किया। समझौते पर सहमति के वक्त कतर का प्रतिनिधिमंडल तेहरान में ही था। चौथा देश है स्विट्जरलैंड, जो दोनों देशों को संपर्क में लगातार करे हुए था, यानी कि संपर्क का जो सूत्र था वो देश था स्विट्जरलैंड, जो आधिकारिक तौर पर कूटनीतिक मध्यस्थ का काम करता रहा। स्विट्जरलैंड के जरिए गोपनीय संदेशों का आदान प्रदान किया गया। डील को फाइनल रूप देने के लिए ऑफिशियल चैनल की भूमिका निभाई। पहला मुद्दा ईरान का यूरेनियम, दूसरा मुद्दा ईरान का मिसाइल कार्यक्रम, तीसरा मुद्दा ईरान की सीज संपत्ति, चौथा मुद्दा हॉर्मुज का कंट्रोल। ईरान की कई देशों में संपत्ति सीज है, जो करीब 2.6 लाख करोड़ है। इराक में ईरान के 1 लाख करोड़ की संपत्ति सीज है, जबकि कतर में सीज करीब 50,000 करोड़ की संपत्ति ईरान छुड़ाना चाहता है। इसी तरह दक्षिण कोरिया में भी 50,000 करोड़ की संपत्ति जब्त है। यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में 16,000 करोड़ संपत्ति ईरान फ्री कराना चाहता है, जबकि जापान में भी 12,000 करोड़ की संपत्ति रुकी हुई है। इसके अलावा विश्व बैंक के खातों में ईरान के 25,000 करोड़ ब्लॉक हो गए हैं। अब यूरेनियम को लेकर ट्रंप ने कहा है ईरान को यूरेनियम सरेंडर करना ही होगा, लेकिन मुस्तफा खामनेई इसके लिए तैयार नहीं। हाँ, इसके संकेत दिए हैं कि ईरान यूरेनियम सौंपेगा नहीं, लेकिन अपने ही प्लांट में डाइल्यूट कर सकता है, जबकि ट्रंप इसे किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए कह रहे थे। ईरान और अमेरिका के बीच सुलह के साथ ही होर्मुज स्ट्रेट भी खुल जाएगा। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि टैंकर्स की आवाजाही बिना रोक टोक के शुरू होगी, लेकिन सवाल है कि क्या इससे दुनिया को फौरन राहत मिलेगी। समझौते के ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमत कम जरूर हुई है, लेकिन हालात सामान्य होने में लंबा वक्त लग सकता है। फारस की खाड़ी में फंसे टैंकर्स को सबसे पहले निकालने का काम शुरू हो सकता है, लेकिन रूट पर पहले की तरह आवाजाही शुरू करने के लिए होर्मुज से हटाने की जरूरत होगी उन माइंस को, जिसके लिए अभियान चलाना होगा। खाड़ी देशों से जो सप्लाई चेन टूट गई है, उसे ठीक करने में 6 महीने से 1 साल का वक्त तक लग सकता है। ईरान के साथ समझौता पूरा हो गया, सभी को बधाई। मैं हॉर्मुज को बिना किसी रोक टोक के खोलने की पूरी मंजूरी देता हूं और साथ ही अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी को तुरंत हटाने का भी आदेश देता हूं। दुनिया भर के जहाजों अपने इंजन चालू करो, तेल का प्रवाह शुरू होने दो। लेकिन 40 दिनों की जंग की वजह से बहुत कुछ बदल चुका है। हॉर्मुज में स्थिति सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं। हॉर्मुज में मौजूद ईरान की समुद्री माइंस सबसे बड़ा खतरा है। जंग की वजह से तेल सप्लाई का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। शिपिंग कंपनियों का जहाज दूसरे रूट पर डाइवर्ट हो चुका है। तेल सप्लाई करने वाले अरब के ठिकाने पहले की स्थिति में नहीं। ट्रंप होर्मुज को खुलवाने में कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन दुनिया में पहले जैसे हालात आने में 1 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि फारस की खाड़ी में इस वक्त करीब 2000 तेल टैंकर की कतार है। तेल टैंकर यहां 28 फरवरी से इंतजार कर रहे हैं। तेल टैंकर्स के साथ 20,000 क्रू सदस्य भी फारस की खाड़ी से निकलने के लिए इंतजार में हैं। इसलिए होर्मुज खुलते ही सबसे पहले फंसे हुए टैंकर्स को निकालने का अभियान शुरू होगा। हमले से भी काफी नुकसान हुआ है। 18 मार्च को कतर पर हमला किया गया था। हमले में रास लफान गैस प्लांट को टारगेट बनाया गया था। ये अरब का सबसे बड़ा LNG निर्यात केंद्र है। इसको ठीक होने में महीनों लग सकते हैं, तब तक गैस की किल्लत बनी रहेगी। सऊदी में रास तनूरा पर भी हमला किया गया था। हालांकि रिफाइनरी को ठीक कर लेने का दावा किया गया था। लगातार हमलों की वजह से शिपिंग कंपनियों का भरोसा भी खत्म हो चुका है। बीमा कराने का खर्च भी बहुत बढ़ गया है। ऐसे में हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा। होर्मुज बंद होने के बाद से शिपिंग कंपनी दूसरे रूट पर व्यस्त हो चुकी हैं। अब इन्हें वापस खाड़ी देशों के रूट में लौटने में समय लग सकता है। खाड़ी देशों का सप्लाई सिस्टम बंद रहा है। हमले से प्रोडक्शन पर भारी असर पड़ा। दोबारा पहले की तरह प्रोडक्शन करना होगा। हॉर्मुज में समुद्री माइंस को हटाना आसान नहीं।
हॉर्मुज़ रूट की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। माइंस हटाने में कई महीने का वक्त लग सकता है। हॉर्मुज़ में माइंस जंग शुरू होने के बाद बिछाई गई। IRGC की स्पीड बोट्स ने बहुत तेजी से काम किया। माइंस लगाने को लेकर किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, हॉर्मुज़ का ये पूरा इलाका अब एक सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि बारूद का जाल बन चुका है, जहां हर तरफ बिछी माइंस इस रास्ते को खतरनाक बना रही हैं। अब सवाल उठता है कि माइंस कहां है। इसका जवाब किसी को नहीं पता, क्योंकि इसे जल्दबाजी में बिछाया गया, सटीक रिकॉर्ड नहीं रखा गया, और आज हालात ये हैं कि इनकी लोकेशन तक साफ नहीं है। यानी खतरा कहां छिपा है, इसका पुख्ता अंदाजा भी किसी के पास नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या है, ये माइंस अपनी जगह पर नहीं है। इनमें से कई समंदर की लहरों और तेज धाराओं के साथ बह चुकी हैं, और अब ये कहां पहुंच चुकी हैं, इसकी सटीक जानकारी भी आधी अधूरी है। अब आती है सबसे बड़ी चुनौती, इन्हें ढूंढना और हटाना। ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका माइंस हटाएगा, लेकिन ये हाई रिस्क ऑपरेशन होगा। इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसे जल्दी हटाने की तकनीक अभी तक बहुत विकसित नहीं है। और सबसे खतरनाक हिस्सा, लापता माइंस, यानी समंदर में अनदेखा खतरा हर दिशा में फैला हुआ है। यहां तक कि जिसे सेफ रूट बताया जा रहा है, वो भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आर्थिक दिक्कतों को कम समय में ठीक नहीं किया जा सकेगा। LNG की कीमत कम होने में 6 महीने से अधिक का वक्त लगेगा। तेल की कीमतें कम होने के बाद ही गैस की कीमत कम होगी। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम संधि की सबसे अहम शर्त है लेबनान में शांति। ट्रंप ने इस शर्त पर इस उम्मीद से हामी भर दी कि इजराइल के लिए वो फरमान जारी करेंगे और नेतन्याहू के सैनिक लेबनान से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को भरोसे को उनको तोड़ दिया है। कैसे, ये बताते हैं आपको। दरअसल नेतन्याहू की लेबनान में बारूदी विनाश की जिद ने ट्रंप को अब उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है, जहां ईरान के साथ समझौते की उम्मीद उनके ही सहयोगी के कारण टूटने का खतरा लगातार बना हुआ है। अब सवाल यह है कि ट्रंप का कदम किसके खिलाफ होगा, ईरान या इजराइल के? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान बारूद से दहला, ट्रंप गुस्से से आग बबूला। ट्रंप ने साफ कह दिया कि नेतन्याहू को बिल्कुल भी विवेक नहीं। तो क्या नेतन्याहू की जिद ट्रंप के मास्टर स्ट्रोक पर पानी फेर देगी? और क्या इजराइल अब दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ने वाला है? ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस ईरान के बीच समझौते की अहम शर्त यह भी है कि लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम। हालांकि इस हमले के बाद इजराइल ने दावा किया कि दाहिया क्षेत्र पर की गई स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर अली मूसा दगदूक मारा गया। वो सीनियर कमांडर जो नसरल्लाह का पूर्व अंगरक्षक था, वो सीनियर कमांडर जो 2007 में 5 अमेरिकी सैनिकों की हत्या का मास्टरमाइंड था। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अब लेबनान में पीछे नहीं हटेगा, न ही हम यूएस ईरान के समझौते से बंधे हुए। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि हम लेबनान, सीरिया और गाजा में अनिश्चितकालीन युद्ध जारी रखेंगे। इसीलिए ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पर फटकार लगाते हुए कहा कि अगर इजराइल वजूद में है तो सिर्फ अमेरिका की वजह से। आपके पास बिल्कुल भी विवेक नहीं। अगर ईरान के पास परमाणु बम होता तो इजराइल 2 घंटे भी नहीं टिक पाता। तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए था। ईरानी संसद के स्पीकर ने साफ कह दिया कि अगर आप में अपने वादे को पूरा करने की क्षमता नहीं है तो समझौते का कोई मतलब नहीं। मुस्तफा के एडवाइजर अल अकबर विलायती ने कहा कि सब्र का बांध टूट गया है, 0 आवर आ गया है, हमारे मिसाइल लॉन्चर तैयार। कि अगर लेबनान में आग नहीं बुझी तो अब हॉर्मुज़ और बाब अल मंदेब को बंद कर दिया जाएगा। जवाब है, ईरान MOU से मुकर सकता है। ट्रंप की राजनीतिक हार हो जाएगी। अमेरिका इसकी सजा इजराइल को देगा। इजराइल की हथियार सप्लाई बंद हो जाएगी। ट्रंप के जन्मदिन पर ईरान के साथ समझौता हो गया, लेकिन रूस यूक्रेन के नेताओं से ट्रंप की चर्चा के बाद युद्ध और भड़क गया। दोनों देशों ने ट्रंप को जन्मदिन पर बधाई दी। शांति पर भी चर्चा हुई, लेकिन मिसाइल और ड्रोन का शोर घटने के बजाय तेज होता गया। रूस के हमलों में कीव का एक ऐतिहासिक कैथेड्रल जलकर खाक हो गया और इसके साथ ही खार्किव पर भी हमले हुए। यूक्रेन ने तुरंत रूस पर जवाबी हमले किए और कई पेट्रोलियम ठिकानों को तबाह कर दिया। बीते 7 दिन में रूस ने यूक्रेन पर 4000 हमले किए। इनमें 1920 ड्रोन हमले किए गए, 1790 गाइडेड बम यूक्रेन पर दागे गए। इसके साथ ही अलग अलग तरह की मिसाइलों से 17 हमले किए गए।
क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या यूक्रेन की जमीन पर चल रही जंग अब अटलांटिक और इंग्लिश चैनल के नीले समंदर को लाल करने वाली है? समंदर के बीचों बीच एक ऐसा गदर मचा है जिसने ब्रिटेन और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे युद्ध का एक नया फ्रंट खुलने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ब्रिटेन ने दोबारा हमारे किसी टैंकर को हाथ भी लगाया तो हम अपने जहाजों को बारूद से उड़ा देंगे। ऐसा धमाका होगा कि ब्रिटेन का तटीय इलाका दहल जाएगा। पहले यूक्रेन और फिर ईरान। अमेरिका ने यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोप से दूरी बढ़ाई और ईरान के मुद्दे पर यूरोप अमेरिका से दूर रहा। ऐसे में नेटो का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अब यूरोप से काफी दूर नजर आ रहा है। यूरोप खुद को ताकतवर बनाने के मिशन पर है। जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत सेना बना रहा है। सेना बनाने के साथ ही जर्मनी हथियार जुटा रहा है। जर्मनी ने अमेरिका से 380 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अमेरिका से कुल 33 अरब डॉलर के हथियार खरीदे जाएंगे। जर्मनी ने फ्रांस से भी सैन्य शक्ति को लेकर तालमेल बढ़ाया है। फ्रांस और जर्मनी यूरोप की सुरक्षा के लिए एक जोड़ी के तौर पर उभरेंगे। जर्मनी ताकतवर बनने के लिए अपनी आर्थिक शक्ति भी बढ़ा रहा है। जर्मन चांसलर मर्ज ने ट्रंप की आलोचना की थी। ईरान पर लिए गए फैसलों को गलत बताया था। ट्रंप ने मर्ज पर ईरान के प्रति नरम रुख का आरोप लगाया था। 2026 में जर्मनी सेना पर 127 अरब डॉलर खर्च कर सकता है। ये यूरोप में अब तक का सबसे अधिक खर्च होगा। वहीं ब्रिटेन 84 अरब डॉलर और फ्रांस तकरीबन 70 अरब डॉलर खर्च करेगा।